और ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर। बस नया सॉफ्टवेयर तो थोड़ी सी इशूज़ होंगे, क्योंकि हर नई चीज़ में थोड़ी थोड़ी इशूज़ बने रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम लगाओ, या आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या आपका होम गार्ड का पेपर लगाओ, ये कंप्लीट सेशन आप लोगों की तैयारी करा के रहेगा। डेली करंट अफेयर्स की आज 27 नवंबर की क्लास है, जो आप #24 के अंतर्गत हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी में देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग द एग्जाम बडी ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर 24 नंबर क्लास की पीडीएफ लगी होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा वित्तीय ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो आपको ये कैग पता होना चाहिए। कैग क्या है, कौन सी बला है, क्यों हमें याद करना चाहिए। ध्यान रखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लेके 151 तक कैग अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में व्याख्या की गई है। जब हम लोग भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से लेके 151 देखेंगे तब वहां पे देखेंगे। कैग के बारे में ध्यान रखना है। कैग की नियुक्ति जो करती है, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, और इनका जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल 6 वर्ष तक होगा या 65 साल की एज पूरी होने तक। दोनों में से जो पहले पूर्ण हो जाएगा तब तक इनका कार्यकाल चलेगा। इनका कार्य क्या रहता है, देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अर्थात ये संघ व राज्यों के वित्त पर नियंत्रण रखते हैं। वित्त मतलब धन पर नियंत्रण रखते हैं। अब इसके बारे में पूछ क्या रहा है कि इसने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। ये कहाँ की है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया। ये सेशन ध्यान रखना, कहाँ पे स्थापित है बेटा, हैदराबाद। ऑप्शन क्या रहा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। ये बड़ा छोटी सी डिटेल याद रखिएगा। कैग के बारे में क्या है, वर्तमान कैग कौन है, श्री के संजय मूर्ति जी। ये जो बेटा नाम रहते हैं, इन नाम्स को आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इसको नोट करिए, नाम क्या है, श्री संजय मूर्ति जी। ये नाम याद कर लीजिए, बिल्कुल आपको याद रखिए संजय मूर्ति। इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया, 21 नवंबर 2024 से, और अभी तक यही बने। ये 15वें कैग है। सबसे पहले कौन सा, 15वें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। इन्होंने स्थान किसका लिया था, चंद्र मुर्मू का। अगर चंद्र मुर्मू की चर्चा करें तो ये 14वें कैग थे। अब इसके साथ ही साथ ये डिटेल मैं आपको पहले से बता चुका हूं। सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं थोड़ा सा इसके आगे और सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी कौन कर रहा है। सबसे पहले मन में समझ में आना चाहिए कि अर्थ समिट होता क्या है। तो बेटा इस बार की थीम ध्यान रखो, इस बार की थीम थी एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। क्या थी बेटा, एम्पावरिंग मतलब हम लोगों को पावर करना है, किसको, रूरल इनोवेशन को। मतलब जो रूरल क्षेत्र में इनोवेशन हो रहे हैं उन चीजों को एम्पावर करना है फॉर ग्लोबल चेंजेस, ताकि उसमें ग्लोबल तौर पे परिवर्तन आ सके। किया किसके द्वारा जाता है, इसमें 2 संस्थाएं मिलती हैं। एक मिलती है नबार्डा, नबार्ड तो आप लोग जानते होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, और जो BRAD, ठीक है, नबार्डा। और दूसरी संस्था बनती है IAMAI। IAMAI की क्या है, इंटरनेट एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इंडिया। ये दोनों संस्थाएं मिलकर अर्थ समिट को इस बार आयोजित कर रही थी। अर्थ समिट 3 चरणों में होता है। इसका जो पहला चरण था, पहला चरण हैदराबाद में होता है और वो था 20 से लेके 21 नवंबर 2025 में। दूसरा चरण होगा गांधीनगर, गांधीनगर अर्थात गुजरात में होगा, जो होगा 5 से 6 दिसंबर 2025। और तीसरे चरण की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई, परंतु मतलब दिल्ली में होना है और फरवरी में होना है। एग्जैक्ट डेट कंफर्म नहीं है। अभी पहला ही चरण हुआ है तो पहले चरण के लिए हम लोग हैदराबाद लगा लेंगे। जब दूसरा चरण हो जाएगा तो यहाँ पे दूसरे चरण में हम लोग को लगाना पड़ेगा गांधीनगर, और जब तीसरा चरण हो जाएगा तब क्या लगाएंगे, नई दिल्ली। इस तरह से अर्थ समिट आपको पूरा कंफर्म हो गया। अर्थ समिट की कितनी बैठकें होनी है, 3 बैठक। पहली बैठक कहाँ, हैदराबाद में। दूसरी बैठक गांधीनगर गुजरात में। तीसरी बैठक कहाँ होगी, न्यू दिल्ली में। डाटा तीनों याद रखना, एक डाटा याद रखेंगे फिर एग्जाम में आएगा अपडेट होगा तब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखो बेटा, थीम क्या थी? एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंजेस, वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना इस बार की थीम थी। आयोजक कौन थे? नवाडा और आईएमआई। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण की चर्चा हो गई। फिर चर्चा करते हैं, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, डब्ल्यूटीओ TRIPS के तहत बासमती चावल के विशेष मार्केटिंग अधिकार में भारत का अनुरोध स्वीकार अस्वीकार किया गया है। अब बेटा सबसे पहले ध्यान रखो, ये TRIPS है क्या? TRIPS का फुल फॉर्म लिख दो, लिखो बेटा, ट्रेड रिलेटेड, क्या है बेटा? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब क्या? ट्रेड से संबंधित जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उन राइट्स का संरक्षण करना। किसके द्वारा किया जा रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है, WTO द्वारा किया जा रहा है। इसमें एक बासमती चावल पे भारत के मार्केटिंग आधार को अस्वीकार किसने किया है? तो वो ध्यान रखना, यह अस्वीकार किया गया न्यूजीलैंड और केन्या द्वारा। तो डिटेल याद रखना, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी। वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो आपको पता ही होगा, ना कोई देश दुश्मन होता है, ना कोई देश सहमति हमारा साथी होता है, केवल और केवल बेनिफिट्स पे यहाँ पे काम चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? अब टेस्ला कार तो आपको पता है ना, ये एलोन मस्क की है। एलन मस्क ने टेस्ला कार भारत में लेके आया, और भारत में लेके आया तो सबसे पहले कहाँ इसके लिए स्थापित किया? तो ध्यान रखना, सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में इसके लिए स्थापना हुई है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शंस नंबर हमारा बी सही रहा, चौथे का ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जब कभी आपके पास एलन मस्क आएंगे तो एलन मस्क के साथ ही साथ आपको रॉकेट एजेंसीज याद रखनी है। इनकी कार एजेंसी से ज्यादा आपको रॉकेट एजेंसी याद रखनी, क्योंकि अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि हमें अपने एग्जाम्स में, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में हमें सिलेक्शन लेना है। हम चर्चा यहाँ केवल सिलेक्शन के बिहाफ पे ही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण व विकास पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ये जो बेटा थोड़ा सा लैग चल रहा है, ये बार बार पेंस, ये लैग हमारे सिस्टम की वजह से आ रहा है, क्योंकि सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है जो इस बात चीजों को बार बार हैंडल कर सके। कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करते हैं कुछ दिन, उसके बाद नए सिस्टम तक आएंगे। क्वेश्चन बस इतना सा पूछ रहा है, इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ध्यान रखो, इस बार ये जो अवार्ड था ये दिया गया चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति, क्या बेटा? चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति वेरोना मिशेल बैचलेट जी को। ठीक है, किसको बेटा? मिशेल बैचलेट जी को। पूरा नाम क्या इसको? इनका पूरा नाम है वेरोनिका मिशेल बैचलेट। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। तो ध्यान रखना, पूरे नाम के साथ है क्या? ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति पद पे हैं। इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने अपना महान योगदान दिया है मानव अधिकारों के बारे में, लैंगिक समानता के बारे में। ध्यान रखना, लैंगिक समानता, लैंगिक समानता का मतलब वही है कि मेल फीमेल में असमानता ना रखना, उससे लैंगिक समानता के क्षेत्र में लोकतंत्र का विकास, इन क्षेत्रों के कारण इन्हें इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 2024 लिखा है तो 2024 में याद रखना, इसकी घोषणा नवंबर 2025 में होती है, इस वजह से याद रखना। ऑप्शन क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न पूछ रहा है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी व उन्नत शोध एवं वैश्विक मानकीकरण के सहयोग से TEC ने किस संस्थान के से MOU किया है? अब TEC ने एक MOU साइन किया है किसी एक संस्था, किसी एक से जो दूरसंचार प्रौद्योगिकी व उन्नत शोध के बारे में। तो ध्यान रखना, ये जो साइन किया गया, ये किया गया IIT दिल्ली के साथ। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में समय समय पे MOU साइन होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा डिटेल से मत देखिएगा। बस ये ध्यान कि जब आपके एग्जाम्स आने वाला हो, एग्जाम से एक साल पहले के सारे डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। उससे पहले का याद है नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल भी जाओ तो कोई टेंशन नहीं, भूले बिसरे तो चिल दिल याद आते ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI 2026 की रैंक क्या है? अब बेटा ध्यान रखो, भारत का हर जगह बिगुल बज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी द्वारा भारत का बिगुल सब जगह बज रहा है। अब लेकिन क्लाइमेट चेंज 2000 परफॉर्मेंस की इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना, भारत की जो रैंक है वो वर्तमान समय में 23वीं है। अब आपसे कोई पूछ लेगा ये तो 2026 की है, 2025 में तो इससे अच्छी होनी चाहिए ना, तो 2025 में 10th रैंक थी, मतलब 13 पायदान नीचे आए हैं।
फर्स्ट नंबर पे ध्यान रखना, ये क्लाइमेट चेंजेस में पहला अवार्ड, दूसरा अवार्ड, तीसरा अवार्ड इस बार किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि कोई भी देश ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि वो क्लाइमेट चेंजमेंट्स या जलवायु परिवर्तन पे कोई ध्यान भी दे। चौथा अवार्ड जो है जिसको हम लोग पहला मान सकते हैं वो मिला है डेनमार्क को, कि इन्होंने थोड़ा तो काम किया है। पांचवा अवार्ड्स मिला है यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। छठा अवार्ड्स मिला है मोरक्को को। आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला, दूसरा, तीसरा अवार्ड किन किन देशों को दिया गया है, और वहां ऑप्शन में लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, वहां ऑप्शन लगा देना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसका अवार्ड्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग किसी भी देश को नहीं दी गई थी। ये पॉइंट्स बहुत ध्यान रखना। ये कब दी गई? अभी COP30 की बैठक हुई थी, उस दौरान इसकी घोषणा हुई थी। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 23वीं है 2026 में। 10वीं रैंक क्या थी? 2025 में। अब ध्यान रखना भारत ने कितना डंका बज रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से बजा रहा है। सातवें का ऑप्शन नंबर सी पे हमने टिक लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया देखो, CCPI 2026 में इंडेक्स में 2023वां, पहले 10वां था, 13 स्थान नीचे आ गए। मध्यम मीडियम परफॉर्मिंग हम लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय ने पाया है? हम लोग भारत की चर्चा करेंगे तो भारत के बारे में देखना। अच्छा, QS रैंकिंग क्या करती है? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विश्वविद्यालयों को या कॉलेजेस को इस बात में रैंकिंग करती है कि वहां की गुणवत्ता कैसी है। अब इसी गुणवत्ता के क्रम में चर्चा करेंगे। तो लगभग 300 भारत में की रैंकिंग कैसे मिलती है? तो 205 नंबर जो था वो था IIT दिल्ली के पास, जो भारत की रैंकिंग में तो टॉप करेगा, परंतु विश्व स्तर पे 205वीं रैंक है। 235 चर्चा करेंगे तो वो थी IIT बॉम्बे के पास। 236 की चर्चा करें तो IIT खड़गपुर थी। किसके बेटा? IIT खड़गपुर। 241 की चर्चा करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास, और 305 की चर्चा करें तो ये IIT मद्रास था। अब ये रैंकिंग है भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। हाँ, अगर इसी रैंकिंग की चर्चा करें QS सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो भारत में सबसे ज्यादा किसने किया? वो IIT दिल्ली ने। तो भारत की रैंकिंग जब बनेगी तो IIT दिल्ली फर्स्ट रैंक पे आ जाएगी। यही केवल डाटा मैनिपुलेशन का काम रहेगा जो आपको जल्दी दिखाया जाएगा। अगर विश्व स्तर पे चर्चा करें, विश्व स्तर पे फर्स्ट रैंक किसकी आई? तो वो थी लैंड यूनिवर्सिटी की। ऑप्शन याद रखना, 8th का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा पूछ रहा है, ये डाटा याद रखना, इसके चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकंड के लिए आप पॉज दे देता हूँ, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रख लो या कुछ भी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? टीवी जो है, ये टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, विश्व टेलीविजन दिवस की चर्चा करेंगे तो विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को बनाया जाता है। अब तो ये डाटा आपको याद ही होगा, आपने इस पर तो पूरी तरह रट्टा मार ही लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, ध्यान दो। RBI की अनऑथोराइज्ड फोर्सेस ट्रेडिंग अलर्ट लिस्ट में कुल कितने प्लेटफॉर्म, ये बेटा हिंदी में प्लेटफॉर्म लिखा है, तो आप समझ गए होंगे, लिखने में थोड़ी सी इश्यूज है, प्लेटफॉर्म शामिल हो चुके हैं। तो देखो, अनऑथोराइज्ड फॉरेक्स ट्रेड का मतलब क्या है कि RBI ने इन एप्लीकेशंस को बैन कर रखा है कि इस पे कोई भी ट्रेड ना करें। अब भी क्या था, अभी भारत ने लगभग 10 ऐप्स को बैन किया और इनकी 7 ऐप्स को बैन किया और इनकी टोटल संख्या 95 हो गई है। वर्तमान समय में 95 ऐप बैन है। इनकी पूरी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, तो वहां से आप इसकी लिस्ट देख लीजिएगा। मैं इसके बाद की लिस्ट में 95 नाम नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट में पूछ रहा है 2025 कंटारा बेंजेट इंडेक्स इंडिया रैंकिंग में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन रहा? भारत का कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा मूल्यवान रहा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? तो याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा मूल्यवान HDFC बैंक रहा, अर्थात ऑप्शन 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, भारत की डीमेट अकाउंट्स की संख्या अक्टूबर 2025 में कितनी पहुंच गई? तो यह पहुंच गई थी 21 करोड़। ये डाटा आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जब तक आप बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे। ये केवल और केवल इसलिए दिया गया ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए जा सके। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, ध्यान दो। किस कंपनी को RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर का अंतिम प्राधिकारी बना दिया है? या तो ये जो पेमेंट गेटवेज था, इसके बारे में हाल ही में पे ग्लोबल को मिला है, अर्थात 13वें का ऑप्शन रहा बी नंबर। जल्द इनकी तरफ से भी आपको पेमेंट सर्विसेज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, साउथ इंडिया बैंक ने महिलाओं के लिए कौन सा नया खाता खोला है? अब बेटा, जो साउथ इंडियन बैंक की चर्चा करेंगे, इन्होंने महिलाओं के लिए एक हर अकाउंट ओपन किए हैं। इसका क्या है? सी हर अकाउंट नाम से नए खाते खोले। इस अकाउंट की सबसे अच्छी खासियत क्या है? सबसे पहले तो इसमें 0% मेंटेनेंस चार्ज है, मंथली मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है।
साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और ये उन महिलाओं के लिए खोला गया है, इनका उद्देश्य है जो भी वर्किंग वुमेन है वो अपना धन इस अकाउंट में जमा करें, सी हर अकाउंट में, अर्थात 14 का ऑप्शन कह रहा, 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आरबीआई सेबी और पीरफडा के लिए 1600 नंबरिंग सीरीज अपनाने का आदेश किसने जारी किया है। अब बड़ा ध्यान रखो, सबसे पहले ये 1600 नंबरिंग सीरीज क्या है। अभी जैसे आप फोन उठाते हैं तो आपके फोन 9800 करके स्टार्ट होते होंगे, जैसे मेरा 9889057003 इस तरह से नंबर, ये बड़ा सीरीज है, 988 की सीरीज है। अब ट्राई ने क्या काम किया, ट्राई ने बैंकिंग गेटवेज को, सेबी को, प्रिफडा को एक अनाउंस दिया है कि आप 1600 से स्टार्ट होने वाले नंबर तक ही कॉल करें, ताकि अगर आपके पास इनके अलावा, ये बेटा दिसंबर तक अप्लाई हो जाएगा, जनवरी से अगर इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से कॉल आती तो बैंकिंग गेटवेज से नहीं है, आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो ये एक अलग से लाइन, अलग से नंबर सीरीज है जो केवल और केवल आरबीआई, सेबी, पिफडा, बैंकिंग गेटवेज को ही प्राप्त होंगे। इस तरह से एक अच्छा कदम है भारत सरकार का, जिस तरह से लोग ये धोखाधड़ी से बच जाएंगे। ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, 15वें का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया, ट्राई। ट्राई के बारे में जिसको ना पता हो जल्दी बता देना। इजी बस को किस श्रेणी का लाइसेंस मिला है। इजी बस की चर्चा करें तो इजी बस को हाल ही में फुल सर्विस पेमेंट एग्रीगेटर की उपाधि मिली, अर्थात 16 का ऑप्शन नंबर सी रहा। अब ये लोगों के आइडेंटिफिकेशन लेना, पेमेंट एक्सेप्ट करना, पेमेंट देना, सारे के सारे कार्य कर सकता है, अर्थात 16 का ऑप्शन क्या रहा, 16 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमएसएमई और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किया। सबसे पहले ध्यान रखो, बैंक ऑफ बड़ौदा की, बैंक ऑफ बड़ौदा का जहां भी आपको नाम है तुरंत आपको आंख बंद करना है और एक नाम याद रखना है, महाराजा गायकवाड़ जी। किसके नाम याद रखना है, महाराजा गायकवाड़। ये नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि 20 जुलाई सन 1908 की बात है जब महाराजा गायकवाड़ ने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में ही है। इसके सीईओ की चर्चा करें तो इसके सीईओ श्री देवदत्त शर्मा जी हैं, श्री देवदत्त चंद्र जी इसके सीईओ है। इसकी टैगलाइन याद रखना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या बेटा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो इस तरह से पूरा का पूरा डाटा आपका कंफर्म हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का, कि बैंक ऑफ बड़ौदा को एमएसएमई और क्वेश्चन ये था एमएसएमई और स्टार्टअप के साथ बढ़ावा समर्थन देने के लिए किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किए, तो ये सिडबी के साथ हस्ताक्षर किए, अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहा। महाराजा गायकवाड़ सिंह 20 जुलाई 1908, श्री चंद्रदत्त जी, ये डाटा आपको याद रखना है। टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है। अब बेटा ध्यान रखना, वर्ल्ड ऑफ द ईयर हर बार कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा चुना जाता है, और 2025 में जो वर्ड्स है उस वर्ड्स का मतलब है कि किसी के प्रति अट्रैक्शन होना। किसी के प्रति अट्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ह्यूमन के बारे में या किसी एआई मॉडल के प्रति अट्रैक्ट हो जाए, और जब ये अट्रैक्शन होने लगता है तो इसको बोलते हैं पैरासोशल। क्या बोलते हैं बेटा, पैरासोशल। और इसी लेटर को इस बार वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर का क्या है, वो है पैरासोशल। और पैरासोशल का मतलब क्या है, सोशल मीडिया में देखकर किसी के प्रति अट्रैक्शन होना। ये अट्रैक्शन किसी इन्फ्लुएंसर के साथ हो सकता है, किसी एआई मॉडल के साथ हो सकता है, या किसी भी चीज से हो सकता है। अगर आपको सोशल मीडिया में उसको देखने के बाद अट्रैक्शन उत्पन्न होता है तो इसको लव अट्रैक्शन ना बोल के पैरासोशल बोला जाएगा। और ये पैरासोशल लेटर क्या है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो पूछ रहा है भारतीय सेना ने 2025 में कौन सी नई यूनिफॉर्म शामिल की है। अब बड़ा ध्यान रखो, भारतीय सेना ने इस बार यूनिफॉर्म में जो अपनी ड्रेस है उसके पैटर्न को चेंज किया है। इस पैटर्न को जब चेंज किया तो इसके साथ डिजिटल प्रिंट कॉम्बैक्ट कोड है, और इस बार इन्होंने इसको बाकायदा रजिस्टर्ड कर लिया है। अब इस कोड को कोई दूसरा अप्लाई नहीं कर सकता, अर्थात 19वें का ऑप्शन कह रहा, 19 का ऑप्शन नंबर बी। धीरे धीरे ये आपको भारतीय सेना में चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नवंबर 2025 में किसने शपथ ली थी। तो ये तो आपको पता ही होगा कि श्री नीतीश जी, और इसी साथ ध्यान रखना नीतीश जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, और इस तरह ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। इस समय तो इनकी पूरी पूरी शपथ याद हो गई होगी, फालतू में इन्होंने अपनी बुक्स देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कर्नाटका बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने। कर्नाटका बैंक की चर्चा करें, कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में राघवेंद्र श्रीनिवास भट्टे जी को चुना गया है, अर्थात ऑप्शन 11 21वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहा, राघवेंद्र श्रीनिवास भट्टे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
एशियन समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? एशियन समिट की चर्चा करें तो एशियन समिट जो 2025 का था, ये इस बार कुल्लालंपुर में हुआ है, अर्थात 22वें का ऑप्शन क्या रहा? 22वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, सेफ पैटर्न 11 कैंपल जो है पेटीएम की कितनी हिस्सेदारी बेची है? अब जो सेफ पार्टनर्स हैं, जिसको 11 कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने पेटीएम में अपनी 1.86% की हिस्सेदारी पार्टनरशिप बेच दी है। पेटीएम के तो बुरे दिन चल ही रहे थे, थोड़े बुरे दिन और सही, मतलब 23वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित स्किल सेल जेन थेरेपी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस रेस्पिरेटरी जनरेशन थेरेपी फॉर स्किल सेल्स डिसीज? अब बेटा ध्यान रखो, इसका उपयोग क्यों किया गया है? क्या एक बेटा बीमारी है हीमोग्लोबिन की कमी होना। ये होता क्या है, माता पिता से आनुवांशिक तौर पे अपने पुत्र में स्थानांतरित हो जाती है, पुत्र या पुत्री में। अब इस चीज को रोकने का एक ही तरीका है कि जो जेनेटिक कोड्स में जो जीन्स में एरर थी, उस एरर को ही सॉल्व किया जाए। ये जीन्स पहनने वाली नहीं है, डीएनए स्ट्रक्चर है, तो डीएनए स्ट्रक्चर में होने वाले इस चेंजेस को सही किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, एक मेथड बनाया गया जो स्किल सेल जेन थेरेपी है। इसमें जीन में आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन जिन पोर्शन में हीमोग्लोबिन की कमी के लिए जो पार्ट्स विद्यमान है, इनको हटा दिया जाएगा और फिर बाकी स्ट्रक्चर को जोड़ दिया जाएगा, जिस वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगी और इंसान के जीवन से हीमोग्लोबिन का नाम समाप्त हो जाएगा, वो आगे आने वाली जनरेशन तक स्थानांतरित नहीं होगा। तो इसके लिए थेरेपी बनाएगी, जिस थेरेपी का क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया बिरसा 101। ऑप्शन क्या रहा? 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत श्रीलंका की पहली JWC बैठक कहाँ आयोजित की गई? भारत और श्रीलंका की ये पहली कृषि आधारित JWC बैठक है। तो याद रखना, कृषि आधारित तो कृषि भवन में ही होगी। कृषि भवन कहाँ का? न्यू दिल्ली, अर्थात भारत का। भारतीय कृषि भवन में यह आधारित की गई कृषि आधारित JWC बैठक है भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये आज का पूरा सेशन था। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन ओपन है, कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। तब तक नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।